औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ईद उल अज़हा की छुट्टियों से पहले लिक्विड और सॉलिड का चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने आखिरी लेक्चर में सॉलिड स्टेट का पोर्शन कंप्लीट किया था। उसमें हमने एवोगैड्रोस नंबर कैलकुलेट किया था और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दिखवाए थे। उम्मीद है कि आपने वो शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश की होगी, और अगर किसी को उनमें से कोई क्वेश्चंस समझ ना आए हों तो वो पूछ भी सकते हैं, व्हाट्सएप कर दें, या लेक्चर के दौरान लाइव जब आपको मौका दिया जाए क्वेश्चन पूछने का तो उसको पूछें। आज जो चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम और ये जो चैप्टर है इसमें से एक्सटेंसिव क्वेश्चन भी आएगा, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी जरूर आएंगे और एमसीक्यू भी काफी सारे पूछे जाएंगे। और सबसे अहम बात ये कि बाकी जितनी केमिस्ट्री हमने फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में पढ़ना है, उस सारे में इस चैप्टर की बार बार जगह जगह हमें जरूरत पड़ती रहेगी। अगर आप ये चैप्टर तवज्जो से नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो आइंदा आपको हर जगह पे मुश्किल पेश आएगी। इसलिए इस चैप्टर को बहुत तवज्जो से, पूरी कंसंट्रेशन से समझें। रोज का रोज बुक से पढ़ें, या ये जो बोर्ड पे लिखा होता है कम से कम ये सारा जरूर पढ़ें, याद करें। किसी का ये चैप्टर अगर मिस हो जाए तो बस ना अगला चैप्टर समझ आएगा और ना सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री समझ आएगी, क्योंकि इसमें सारे कवानीन पढ़ाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, एटम की स्ट्रक्चर से रिलेटेड। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 5 शुरू कर रहे हैं। पहले इसका इंट्रोडक्शन के इस चैप्टर का बुनियादी मकसद क्या है, हम क्यों पढ़ने लगे हैं, इसमें क्या पढ़ा जाएगा। एटम तकरीबन 400 BC, 400 कबल मसीह में एटम का लफ्ज पहली दफा डेमोक्रिटस ने इस्तेमाल किया, और डाल्टन ने ये कॉन्सेप्ट पेश किया कि तमाम मैटर जो है, हर चीज, anything which has some mass, some weight and occupies some space is called matter. हर चीज जो कायनात में पाई जाती है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी होती है। उन पार्टिकल्स को हम एटम्स कहते हैं। डाल्टन का ये ख्याल था कि एटम इज इनडिविजिबल, ये नाकाबिले तकसीम जर्रा है। एटम को फर्दर सब डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसको मजीद छोटे पार्टिकल्स में तकसीम नहीं किया जा सकता। ये डाल्टन का ख्याल। बाद में पता चला कि एटम जो है इट कैन बी सब डिवाइडेड, इसको फर्दर छोटे छोटे पार्टिकल्स में तकसीम किया जा सकता। मोर देन 100 पार्टिकल्स एटम के अंदर मौजूद हैं, जिनमें से 3 बड़े मशहूर हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन।
इनके अलावा भी बेशुमार पार्टिकल है, मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल्स एटम के अंदर, एटम के छोटे ज़र्रात मौजूद। तो आजकल हम ये जानते हैं कि एटम इनडिविजिबल नहीं है, तकसीम हो सकता है। ये जो मुख्तलिफ पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कैसे डिस्कवर हुए, इनकी प्रॉपर्टीज कैसे पता चली, एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, प्रोटॉन कहाँ होते हैं, न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, ये सारी मालूमात जिन एक्सपेरिमेंट्स के जरिए हासिल हुई, इस चैप्टर में वो एक्सपेरिमेंट्स पढ़ाए जाएंगे। यानी एक हम ये पढ़ेंगे कि डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स डिस्कवर कैसे हुए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। फिर हम ये देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम में किस जगह पे, और फिर इससे रिलेटेड हम कवानीन पढ़ेंगे। बहुत ही यूजफुल चैप्टर है। इस चैप्टर में पहला जो टॉपिक है, जो किताब में दिया हुआ है, वो है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज। इलेक्ट्रॉन का कैसे पता चला, इसके लिए पहले आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज गैस डिस्चार्ज ट्यूब। कैथोड रेज ट्यूब भी इसे कहते हैं। गैस डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, या कैथोड रेज ट्यूब क्या होती है। व्हाट इज गैस डिस्चार्ज ट्यूब और कैथोड रेज ट्यूब। इसकी फिगर मैंने बना दी है, इस फिगर को समझ लें तो कैथोड रेज ट्यूब की सारी कंस्ट्रक्शन और सारी प्रॉपर्टीज आपको खुद ब खुद मालूम हो जाएंगी। कैथोड रेज ट्यूब, पहली चीज ये कि कैथोड रेज ट्यूब बुनियादी तौर पे एक शीशे की बनी हुई ट्यूब है, ग्लास ट्यूब है, शीशे की बनी हुई। कभी प्लास्टिक की या मेटल की नहीं होती है, ग्लास ट्यूब। जैसा कि ये सामने फिगर में आपको नजर आ रही है, ये एक शीशे की बनी हुई ट्यूब है जिसके अंदर दो मेटल प्लेट्स लगाई होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। तो पहली खास बात कि इट्स अ ग्लास ट्यूब हैविंग टू मेटल प्लेट्स एनक्लोज्ड इन इट। इसमें दो मेटल की प्लेटें अंदर बंद की होती हैं जिन्हें इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। इस ट्यूब के साथ आमतौर पे एक वैक्यूम पंप अटैच होता है ताकि इस ट्यूब के अंदर प्रेशर को हम जितना कम करना चाहें कम कर सकें। जिस प्रेशर पे आप गैस में से करंट गुजारना चाहें उस प्रेशर को उतना कम कर किया जा सके। वैक्यूम पंप कोई ऐसी अनहोनी चीज नहीं है, ये एक मोटर होती है जो किसी जगह से हवा को खींचती है ताकि प्रेशर को कम किया जाए। तो इसके साथ एक वैक्यूम पंप अटैच है। इस ट्यूब के अंदर लो प्रेशर पे कोई गैस भरी होती है या किसी लिक्विड के वेपर्स इस ट्यूब के अंदर मौजूद होते हैं, या गैस होगी या किसी लिक्विड के वेपर्स होंगे लो प्रेशर पे। लो प्रेशर क्यों जरूरी है अभी देखेंगे हम।
इस ट्यूब की अंदरूनी दीवारों पे कोई फ्लोरिसेंट मटेरियल कोटेड होता है, जैसा ये सामने फिगर बनी हुई है। इस फिगर में ट्यूब के अंदर एक रेड कोटिंग है, रेड कोटेड लाइन है, सुरक्षित लाइन मैंने एक लगाई है। ये जो रेड लाइन लगी हुई है ये फ्लोरिसेंट मटेरियल है। फ्लोरिसेंट मटेरियल कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनके ऊपर जब चार्ज पार्टिकल्स टकराते हैं तो फ्लोरिसेंस, चमक पैदा होती है। जैसा कि जिंक सल्फाइड है, चार्ज पार्टिकल इससे टकराए तो ग्लो प्रोड्यूस होता है, रोशनी पैदा होती है। इस ट्यूब के अंदर जो दो मेटल प्लेट्स लगाई हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, उन्हें किसी बैटरी से, डीसी बैटरी से जोड़ा जा सकता है। बवक्त जरूरत इसे किसी बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो 6 पॉइंट्स इसमें लिखे गए हैं, रटने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, बस समझ हो। नंबर 1, it's a glass tube having 2 metal plates enclosed in it. This tube is connected with a vacuum pump so as to study the passage of electric discharge at any desired pressure. This tube has some gas or vapors of some liquid present in it at low pressure, and the tube is coated with fluorescent material. ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, ये गैस डिस्चार्ज ट्यूब की खूबियां। आप इससे मिलती जुलती एक चीज आम जिंदगी में भी देखते हैं, इससे मिलती जुलती, 100% तो ये नहीं, लेकिन तकरीबन इस जैसी। या आपके घर में, आप जहां भी बैठे पढ़ रहे हैं, मोस्ट प्रॉबेबली आपके दाएं बाएं कोई ट्यूब लाइट लगी हुई हो। ये ट्यूब लाइट है, ये भी गैस डिस्चार्ज ट्यूब से मिलती जुलती चीज है। ये भी शीशे की बनी हुई है, इसके अंदर एक सफेद सा पाउडर कोटेड होता है, फ्लोरेसेंट मटेरियल। इसके एंड पे भी 2 मेटल प्लेट्स लगी होती हैं, इलेक्ट्रोड्स, और इसके अंदर भी लो प्रेशर पे भी गैस भरी होती है, आर्गन वगैरह। तो ये भी एक किस्म की गैस डिस्चार्ज ट्यूब है। आप इस ट्यूब को देखें और जो खूबियां इसमें आपको नजर आ रही हैं, वो सारी गैस डिस्चार्ज ट्यूब में प्रॉपर्टीज। विलियम क्रुक्स, उसने इस ट्यूब के साथ, इस ट्यूब को इस्तेमाल करके बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन एक्सपेरिमेंट्स की बुनियाद पे मुख्तलिफ कंक्लूजन्स ड्रॉ किए। मसलन उसने जो पहला एक्सपेरिमेंट किया, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिससे कैथोड रेज डिस्कवर हुई, विलियम क्रुक्स एक्सपेरिमेंट। उसने ये देखा कि अगर डिस्चार्ज ट्यूब में नॉर्मल प्रेशर पे कोई गैस भरी हुई हो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कोई गैस भरी हुई हो, तो इस ट्यूब में करंट नहीं गुजरता, डिस्चार्ज पैदा नहीं होता, करंट फ्लो नहीं करता। इंतहाई अहम बात है कि गैसेस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट नॉर्मल प्रेशर।
even if the electrodes are connected to a 5000 volt battery. अगर आप इलेक्ट्रोड्स को 5000 वोल्ट की बैटरी से भी जोड़ दें तो इस ट्यूब में करंट पास नहीं होगा, करंट नहीं गुजरेगी अगर नॉर्मल प्रेशर पे इसमें हवा भरी। नंबर 2, पहला पॉइंट कि गैसेस नॉर्मल प्रेशर पे करंट कंडक्ट नहीं करती। नंबर 2, अगर वैक्यूम पंप की मदद से इस डिस्चार्ज ट्यूब में से प्रेशर कम कर दिया जाए, प्रेशर को रिड्यूस करते चले जाएं, तो एक यूनिफॉर्म ग्लो अपीयर होता है। ये सारी ट्यूब रोशन हो जाती है। जैसे ये आपके सामने लगी हुई ट्यूब लाइट अगर आपने ऑन की हुई है तो जैसे ये ट्यूब रोशन है, अगर डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेशर को कम कर दिया जाए तो सारी ट्यूब रोशन हो जाती है, यानी एक डिस्चार्ज पैदा होता है, करंट पास होना शुरू होती है जब प्रेशर को कम किया जाए। नॉर्मल प्रेशर हवा का तकरीबन होता है 760 मिलीमीटर, 760 टॉर। अगर उसको कम करके तकरीबन 10 टॉर कर दिया जाए तो ये सारी ट्यूब रोशन हो जाती है, यूनिफॉर्म ग्लो अपीयर होता है। नंबर 3, जब प्रेशर को इंतहाई कम कर दिया जाए, बहुत कम, 10 टॉर से भी कम, तकरीबन 0.01 टॉर। टॉर प्रेशर की यूनिट है, मिलीमीटर एच को टॉर भी कहते हैं। जब प्रेशर को बहुत ही कम कर दिया जाए तो वो जो यूनिफॉर्म ग्लो है वो गायब हो जाता है, वो जो एक रोशनी पैदा हुई थी वो गायब हो जाती है। और क्या होता है कि कुछ रेज निकलती हैं कैथोड से और वो रेज एनोड की तरफ चल पड़ती है। अगर आप ये सेकंड फिगर को देखें, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है जिसे मैंने कैथोड का नाम दिया, उससे कुछ आप देख रहे हैं एरोस निकल रहे हैं, वो एरोस शो कर रहे हैं कि यहाँ से कुछ रेज निकल रही है और वो पॉजिटिव प्लेट यानी एनोड की तरफ ट्रेवल कर रही है। इन रेज को उसने नाम दिया कैथोड रेज, क्योंकि ये कैथोड से निकल रही थी और एनोड की तरफ जा रही थी, और एनोड के पीछे जाके जब दीवारों से टकराती हैं तो फ्लोरेसेंस यानी चमक पैदा करती है। These rays were called कैथोड रेज, क्योंकि यह कैथोड से निकल रही थी। एक दफा फिर इस सारे को चंद अल्फाज में समो लें और इन सारी प्रॉपर्टीज को एक लड़ी में परो लें। विलियम ब्रूक्स ने यह देखा कि नॉर्मल प्रेशर पे गैसेस का करंट कंडक्ट नहीं करती। नंबर 2, जब प्रेशर कम कर दिया जाए तो एक यूनिफॉर्म ग्लो अपीयर होता है, करंट गुजरना शुरू होती है, डिस्चार्ज पैदा होता है। नंबर 3, जब प्रेशर को इंतहाई कम कर दिया जाए तो यूनिफॉर्म ग्लो डिसअपीयर हो जाता है और कैथोड में से कुछ रेज निकलती हैं जो एनोड की तरफ ट्रेवल करती हैं। इन रेज का नाम रखा गया कैथोड रेज। ये कैथोड रेज कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जाती हैं और जब दीवारों पे टकराती हैं तो रोशनी, फ्लोरेसेंस पैदा होती है, चमक पैदा होती है। इन रेज की खुसूसियात क्या होती है? नंबर 1, they are negatively charged. कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज। ये कैसे पता चला कि ये नेगेटिवली चार्ज है?
ये पहली दफा जे पेरिन ने ये मालूम किया कि कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज्ड है। उसे कैसे पता चला कि ये जो चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, अगर उन्हें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारें, इलेक्ट्रिक फील्ड में से, तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारें तो चार्ज पार्टिकल्स कर्व्ड पाथ पे मूव करते हैं, बेंड कर जाते हैं, कर्वेचर पैदा होता है, सेमी सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं चार्ज पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारें। तो जे पेरिन ने ये देखा कि अगर कैथोड रेस को मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारें, they move in a curved path, showing that, indicating that they are negatively charged. अगर न्यूट्रल होती ना, तो मैग्नेटिक फील्ड में से न्यूट्रल पार्टिकल्स को गुजारें तो सीधे गुजर जाते हैं। ये कर्व पाथ में मूव करती है। कर्व पाथ में मूव करना ये साबित करता है कि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। ये जे पेरिन ने मालूम किया कि when cathode rays are passed through a magnetic field, they move in a curved path, indicating that they are negatively charged. थॉमसन ने ये मालूम किया कि अगर कैथोड रेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारे तो ये हमेशा पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड करती है। पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड करना भी ये साबित करता है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। चार्ज पार्टिकल्स हमेशा अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ बेंड करते हैं, तो चूंकि ये हमेशा पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाती है, इससे साबित होता है कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज होने की दो निशानियां हैं। मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारें तो कर्व पाथ में मूव करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारें तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड करते हैं। हिटरॉफ एक साइंसदान था, उसने मालूम किया कि अगर कैथोड रेस के रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखा जाए, गैर शफाफ चीज, जैसे मेटल प्लेट होती है, तो ये उसका शैडो बनाती है। They produce a sharp shadow when an opaque object is placed in their path, indicating that they are composed of particles. ये छोटे छोटे जर्रात हैं जो कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स में से नहीं गुजर सकते और उसका शैडो बनता है। ये ऐसे ही है जैसे धूप के रास्ते में कोई चीज रखें तो उसका साया बनता है, ये भी ओपेक ऑब्जेक्ट्स में से नहीं गुजर सकती और उसका शैडो बनाती है। नंबर 4, अगर इनके रास्ते में कोई पिन व्हील रखा जाए, पिन व्हील तकरीबन उसी तरह की चीज है जैसे विंड मिल होती है, हवा से चलने वाली चक्की। हवा टकराती है तो उसके वो घूमने लगती है, ब्लेड्स पे हवा टकराए। या ऐसे समझे जैसे खिड़की, ये जो बच्चे कागज को काट के सेंटर में एक पिन लगा के सो कॉल्ड कबीरी बनाते हैं खिड़की, वो हवा उससे टकराती है तो वो घूमने लगती है। तो कैथोड रेस के रास्ते में भी एक पिन व्हील रखा जाए जिसके सेंटर में एक पिन या एक्सिस होगा, उसके साथ ब्लेड लगे हों, पर लगे हों, मेटल प्लेट्स। तो जब ये कैथोड रेस उस मेटल प्लेट से टकराती हैं तो पिन व्हील घूमने लगता है।
पिन व्हील का रोटेट करना इस बात को साबित करता है कि इनके अंदर इतनी एनर्जी है कि दे कैन रोटेट ए पिन व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। इनके रास्ते में अगर इनके रास्ते में पिन व्हील रखा जाए तो ये कैथोड रेस कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जाती है, रास्ते में पिन व्हील है उससे टकराती हैं तो वो पिन व्हील रोटेट करने लगता है, घूमने लगता है। इससे साबित होता है कि दे आर एनर्जेटिक रेस। एनर्जी हम किसे कहते हैं? एबिलिटी टू डू वर्क। ये काम कर सकती हैं, ये पिन व्हील को रोटेट कर सकती हैं। दे आर एनर्जेटिक रेस और ये हमेशा कैथोड से एनोड की तरफ जाती है, ये हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती है। अगर ग्लास ट्यूब की दीवारों से ये टकराए, they produce a greenish fluorescence on striking the walls of discharge tube. दीवारों से टकरा के ये सब्ज रोशनी पैदा करती है, ग्रीनिश फ्लोरिसेंस, चमक पैदा करती है। अगर कैथोड रेस को किसी गैस के ऊपर बम्बार्ड किया जाए, they can ionize gases। ये गैसेस में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकती हैं और उसे आयंस में चेंज कर सकती हैं। They can ionize gases और गैस में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो पॉजिटिव आयंस में चेंज हो जाती हैं। ये गैसेस को आयोनाइज कर सकती हैं और उन्हें पॉजिटिव आयंस में चेंज कर सकती हैं। अगर किसी मेटल प्लेट के ऊपर ये टकराती रहे तो वो जो मेटल प्लेट है वो गर्म हो जाती है, इतनी गर्म हो जाती है कि ग्लो करने लगती है। जैसे टिन मेटल के ऊपर ये टकराती रहे तो वो स्टोन येलो कलर में, पीले से रंग में चमकने लगता है, इतना गर्म हो जाता है। तो they can ionize gases and they heat up the object placed in their path। अगर कैथोड रेस को किसी मेटल एनोड के ऊपर बम्बार्ड किया जाए तो ये एक्स रेज प्रोड्यूस करती है। अभी ये इनकी प्रॉपर्टीज जारी हैं और कल जारी रहेंगी। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स अभी और इसके पढ़ाने हैं। तो इस सारे लेक्चर को अगर आप 2-3 मिनट में समझना चाहें तो आप कह सकते हैं कि जी एक तो हमने ये पढ़ा कि डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, शीशे की ट्यूब जिसके अंदर 2 मेटल प्लेट्स लगी हों, अंदर उसके फ्लोरेसेंट मटेरियल कोटेड हो, लो प्रेशर पे उसमें कोई गैस या वेपर्स मौजूद हो, वैक्यूम पंप के साथ वो अटैच्ड हो तो उसे डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। नंबर 2, विलियम क्रुक्स ने क्या किया, उसने देखा कि गैसेस नॉर्मल प्रेशर पे करंट कंडक्ट नहीं करती। नंबर 2, प्रेशर कम कर दिया जाए तो यूनिफॉर्म ग्लो अपीयर होता है। नंबर 3, अगर प्रेशर बहुत ही कम कर दिया जाए तो कैथोड में से कुछ रेज निकलती हैं जो एनोड की तरफ जाती हैं, उन्हें कैथोड रेज का नाम दिया गया। नंबर 4, ये जो कैथोड रेज हैं ये नेगेटिवली चार्ज हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारे हैं तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड करती हैं और मैग्नेटिक फील्ड में से गुजारे हैं तो कर्व पाथ में मूव करती हैं। अगर इनके रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखा जाए, कोई गैर शफाफ चीज रखी जाए तो उसका यह साया बनाती है। नंबर 5, इनके रास्ते में पिन व्हील रखा जाए तो ये उसे रोटेट कर सकती हैं। नंबर 6, ग्लास ट्यूब से टकराएं तो ये ग्रीनिश फ्लोरेसेंस पैदा करती है। और नंबर 7, अगर गैसेस के ऊपर कैथोड रेस की बम्बार्डमेंट करें तो ये गैसेस को आयोनाइज करती हैं,
उन्हें पॉजिटिव आइंस में चेंज